जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 118 और धारा 139 के तहत उल्टा भार या लायबिलिटी चेक पर एक आरोपी के हस्ताक्षर के स्थापित होने के बाद ऑपरेटिव हो जाता है। हालांकि धारा 118 और धारा 139 के तहत उठाए गए अनुमान प्रकृति में खंडन करने योग्य है। एक संभावित बचाव को उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसे पूर्व सिद्धांत के मानक को पूरा करना होगा और केवल संभावना को नहीं, पीठ ने कहा। इस मामले में उच्च न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आरोपी को बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया था और ये ध्यान देने के बाद कि आरोपी ने चेक और डीड ऑफ अंडरटेकिंग दोनों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए हैं। उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया और इस तरह दायित्व को स्वीकार किया है। उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने प्रावधानों की पूरी तरह से अनदेखी की और धारा 118 और एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत बनाए गए वैधानिक अनुमान की सराहना करने में विफल रहा। कानून ये बताता है कि एक बार चेक लिखने पर किसी आरोपी के हस्ताक्षर को स्थापित कर दिया जाता है तो ये उल्टा भार खंड ऑपरेटिव बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस पर लगाए गए अनुमान का निर्वहन करने के लिए आरोपी पर दायित्व शिफ्ट हो जाता है। एक बार जब द्वितीय अपीलकर्ता ने चेक और डीड पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए थे, ट्रायल कोर्ट को मानना चाहिए था कि चेक को कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण के लिए जारी किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने उस समय गलती की जब उसने शिकायतकर्ता प्रतिवादी को उन परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए बुलाया जिसके तहत अपीलकर्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। ट्रायल कोर्ट का ऐसा दृष्टिकोण सीधे स्थापित कानूनी स्थिति के विपरीत था, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, और कानून की एक पेटेंट त्रुटि के समान है। पीठ ने देखा कि इस मामले में अभियुक्तों द्वारा उठाया गया बचाव आत्मविश्वास दिलाने में या संभाव्यता के पूर्व निर्धारण के मानक को पूरा नहीं करता है। अभियुक्त द्वारा उठाया गया एक और तर्क ये था कि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था और उच्च न्यायालय ने पेटेंट अवैधता की और बरी करने को उलटने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया। पीठ ने शिकायतकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें बढ़े हुए मुआवजे की मांग की गई। पीठ ने मुआवजे के दावों के फैसले के बारे में ये टिप्पणियां की। हम तय सिद्धांतों के बारे में सचेत हैं कि एनआईए के अध्याय 17 का उद्देश्य न केवल दंडात्मक है बल्कि प्रतिपूरक और पुनर्स्थापना भी है। एनआईए के प्रावधान चेक के अनादर के लिए चेक राशि पर आपराधिक दायित्व के साथ साथ सिविल दायित्व भी है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्ता परियोजना के निर्माण की योजना और लुटियन दिल्ली में एक नई संसद के निर्माण के सरकार के प्रस्ताव को बरकरार रखा है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया है। वहीं जस्टिस खानविलकर और जस्टिस महेश्वरी ने बहुमत का फैसला दिया और जस्टिस खन्ना ने अलग फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि केंद्रीय विस्मृत समिति और विरासत संरक्षण समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करने में कोई खामी नहीं थी। केंद्र सरकार का डीडीए अधिनियम के तहत कवायद कानूनी और वैध है। जस्टिस एएम खानविलकर ने खुद और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की ओर से बहुमत के फैसले को पढ़ते हुए कहा, मामले में पर्यावरण सलाहकार के चयन और नियुक्ति को उचित माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण समिति की सिफारिश न्याय संगत है और इसीलिए उसको बरकरार रखा गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भविष्य की परियोजनाओं में विशेष रूप से उन शहरों में स्मोक टावर लगाने का निर्देश दिया जहां प्रदूषण एक मुद्दा है। निर्माण के दौरान स्मोक गन का उपयोग किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक अलग निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को जन सुनवाई में वापस भेजा जाना चाहिए क्योंकि विरासत संरक्षण समिति की पूर्व स्वीकृति नहीं थी। आगे पर्यावरण प्रभाव पहलू पर ये नोट किया गया है कि ये एक गैर बोलने वाला आदेश था। महत्वपूर्ण रूप से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने परियोजना से जुड़ा भूमि उपयोग के परिवर्तन के बिंदु पर बहुमत की राय से विमुख हो गए। उन्होंने कहा कि जब परियोजना के अनुदान में गलती नहीं की जा सकती है तो भूमि उपयोग में बदलाव के लिए विरासत समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वर्तमान संसद भवन जो 1927 में खोला गया था, अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करता है। इसमें गंभीर स्थान की कमी है और ये भूकंप झेलने की क्षमता नहीं है। मेहता ने कहा कि अगले साल होने वाली ताज़ा जनगणना के बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि होने के बाद भवन तनाव में होगा। उन्होंने 2001 के संसद हमले पर प्रकाश डालते हुए सुरक्षा चिंताओं का भी हवाला दिया।
7 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में संरचनाओं का निर्माण या तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा था कि केंद्र परियोजना की कागजी कार्रवाई और 10 दिसंबर को प्रस्तावित नए संसद भवन के शिलान्यास समारोह के साथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन निर्माण या तोड़फोड़ कार्यों को अंजाम नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर निर्माण परियोजनाओं के साथ आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने पर नाराजगी व्यक्त की, जबकि केंद्रीय विस्ता परियोजना की वैधता का मुद्दा लंबित है। पीठ ने 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्ता परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई की। ये योजना संसद, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी संरचनाओं द्वारा चिन्हित लुटियंस दिल्ली के केंद्र में लगभग 86 एकड़ भूमि के नवीकरण और पुनर्विकास से जुड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली की एक अदालत से पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को तगड़ा झटका लगा है। मानहानि मामले में कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। अकबर की याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि सालों बाद भी महिला आवाज उठा सकती है और ये उसका हक है। प्रिया रमानी के खिलाफ दाखिल किया था, उसमें आज वर्डिक्ट आ गया है और जज साहब ने वो मुकदमा को खारिज किया है। प्रिया रमानी को अक्विट किया गया है और इस बेसिस पे उनको बरी किया गया है कि जो उन्होंने डिफेंस प्लीड किया था सच्चाई का, कि मैंने जो भी कहा था वो सच था, वो डिफेंस कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और कोर्ट ने कहा है कि वो डिफेंस बिल्कुल सही है और वो प्रिया रमानी की जो बात जो उन्होंने आके कोर्ट में कही थी शपथ लेके, वो बात बिल्कुल ठीक है और उनको कोई शक नहीं है कि वो झूठ कि वो सच बोल रही है। Despite the fact that it was me, the victim, who had to stand up in court as the accused. I thank everyone who stood by me, especially my two witnesses, Ghazala Wahab and Nilofer Venkatraman, who came to court and testified on my behalf. I thank the court for this verdict. I thank my lawyers, Rebecca John and our amazing team, who believed in me and in the wider cause. कोर्ट ने कहा भले ही अकबर प्रतिष्ठा के व्यक्ति हैं, फिर भी व्यक्ति यौन उत्पीड़न करने वाला हो सकता है। महिलाओं को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। कोर्ट ने कार्यस्थल पर व्यवस्थित दुरुपयोग पर भी ध्यान दिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा 1997 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर विशाखा दिशा निर्देश घटना के समय प्रभावी नहीं थे। समाज को यौन उत्पीड़न और उसके पीड़ितों पर उत्पीड़न के प्रभाव को समझना चाहिए। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने अदालत से कहा था कि ट्विटर अकाउंट मिटाने को लेकर पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एक और आपराधिक मामला बन सकता है। साथ ही अकबर के वकील ने दावा किया कि रमानी के इस ट्वीट अकाउंट में प्राथमिक साक्ष्य थे। अकबर के वकील ने अदालत से कहा था कि रमानी ने अपने सभी ट्वीट के साथ अपना ट्विटर अकाउंट मिटा दिया है। उन्होंने न्याय में अवरोध डालने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है। अकबर ने अदालत से कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा को पत्रकार प्रिया रमानी द्वारा ठेस पहुंचाई गई। रमानी ने दशकों पूर्व हुए कथित यौन दुर्व्यवहार को लेकर सबसे पहले उन पर आरोप लगाकर दूसरों को उकसाया। अकबर रमानी की उस दलील पर जवाब दे रहे थे कि वो अकेली नहीं है, बल्कि कई महिला पत्रकारों ने उन पर यौन दुराचार का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनके विरुद्ध ही मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। रमानी ने अकबर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर अकबर ने उनके खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को शिकायत दायर की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने अकबर और रमानी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद 1 फरवरी को अपना फैसला 10 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने 10 फरवरी को फैसला 17 फरवरी के लिए ये कहते हुए टाल दिया था क्योंकि दोनों ही पक्षों ने विलंब से अपनी लिखित दलील सौंपी है, इसलिए फैसला पूरी तरह से नहीं लिखा जा सका है। रमानी ने 2018 में सोशल मीडिया पर चली मीटू मुहिम के तहत अकबर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। हालांकि अकबर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पूर्व CJI जस्टिस रंजन गोगोई पर क्या यौन उत्पीड़न के आरोप लगाना किसी साजिश का हिस्सा था? क्या ये सब बेंच फिक्सिंग के लिए किया गया? सुप्रीम कोर्ट इसी मामले की जांच कर रहा था, जिसकी सुनवाई अब बंद कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में खुद के नोटिस या स्वतः संज्ञान पर शुरू की गई थी। अदालत ने कहा कि पूर्व जस्टिस ए.के. पटनायक की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये केस बंद कर दिया जा रहा है। उन्हें साजिश की जांच करने का काम सौंपा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.के. पटनायक को बड़ी साजिश के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था। जस्टिस पटनायक अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं। कोर्ट ने कहा था कि ये पैनल जस्टिस गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। दरअसल वकील उत्सव बैंस ने आरोप लगाया था कि सीजेआई जस्टिस गोगोई को फंसाने की साजिश रची गई थी और ये सब कुछ कॉर्पोरेट ने किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने कहा कि केस को 2 साल बीत चुके हैं, ऐसे में साजिश की जांच के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने की संभावना बहुत कम रह गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील उत्सव बैंस ने जस्टिस गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों के पीछे साजिश होने का दावा किया था। अदालत ने कहा कि इस मामले में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल जस्टिस गोगोई ने सीजेआई रहते हुए कुछ कड़े फैसले किए जो साजिश को बल देते हैं। रिपोर्ट में एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट का हवाला भी है। इसमें बताया गया कि असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) को आगे बढ़ाने की वजह से कई लोग जस्टिस गोगोई से नाखुश थे। इस मामले की अंतिम सुनवाई 25 अप्रैल 2019 को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने की थी। तब अदालत ने इसकी जांच करने का फैसला किया था कि यह आरोप सीजीआई और कोर्ट की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की साजिश तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ये महिला 2018 में जस्टिस गोगोई के आवास पर बतौर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदस्थ थी। महिला का दावा था कि बाद में उसे नौकरी से हटा दिया गया था। महिला ने अपने हलफनामे की कॉपी 22 जजेस को भेजी थी। इसी आधार पर 4 वेब पोर्टल्स ने चीफ जस्टिस के बारे में खबर प्रकाशित की। अप्रैल 2019 में मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसके तहत हिंदू महिला पिता के परिवार को अपनी संपत्ति दे सकती है। फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला के पिता की ओर से आए परिजन हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 की धारा 15(1)(d) के तहत उत्तराधिकारियों के दायरे में आएंगे। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि धारा 13(1)(d) को पढ़ने से साफ जाहिर है कि पिता के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकारी माना गया है जो संपत्ति को ले सकते हैं। लेकिन जब महिला के पिता की ओर से आए उत्तराधिकारियों को शामिल किया जाता है जो संपत्ति को हासिल कर सकते हैं, तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो परिवार के लिए अजनबी हैं और महिला के परिवार के सदस्य नहीं है। कोर्ट ने ये व्यवस्था एक ऐसे मामले में दी जिसमें एक महिला को उसके पति की संपत्ति मिली थी। पति की 1953 में मौत हो गई थी। उसका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए कृषि संपत्ति का आधा हिस्सा पत्नी को मिला। उत्तराधिकारी कानून 1956 बनने के बाद धारा 14 के अनुसार पत्नी संपत्ति की एकमात्र पूर्ण वारिस हो गई। इसके बाद महिला ने इस संपत्ति के लिए एक एग्रीमेंट किया और संपत्ति अपने भाई के पुत्रों के नाम कर दी। इसके बाद उनके भाई के बेटों ने 1991 में सिविल कोर्ट में वाद दायर किया कि उन्हें मिली संपत्ति का स्वामित्व उनके पक्ष में घोषित किया जाए। महिला ने इसका प्रतिवाद नहीं किया और अपनी संस्तुति दे दी। कोर्ट ने संपत्ति का स्वामित्व मंजूरी डिक्री के 7 जगनों के भाई के बेटों के नाम पर कर दिया। लेकिन संपत्ति के स्थानांतरण का महिला के पति के भाइयों ने विरोध किया और उन्होंने संस्तुति डिक्री को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हिंदू विधवा अपने पिता के परिवार के साथ संयुक्त हिंदू परिवार नहीं बनाती, इसलिए उसके पिता के बच्चों के नाम ये संपत्ति नहीं की जा सकती। पारिवारिक सेटलमेंट उन्हीं लोगों के साथ किया जा सकता है जिनका संपत्ति में पहले से ही अधिकार है। मगर हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15(1)(d) की व्याख्या की और कहा कि हिंदू महिला के पिता की ओर से आए परिजन अजनबी नहीं है, वो भी परिवार का हिस्सा है। कानून में आए शब्द परिवार को संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता, इसे विस्तारित अर्थ में देखना होगा जिसमें हिंदू महिला के परिजन भी शामिल होंगे। कोर्ट ने साथ में ये भी स्पष्ट किया कि ऐसी संपत्ति जिसमें पहले से ही अधिकार सृजित है, उस पर यदि कोई संस्तुति डिक्री होती है तो उसे रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(2) के तहत पंजीकृत करवाने की जरूरत भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस एनवी रमन्ना ने 24 अप्रैल को देश के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस रमन्ना को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। I, Nutalapati Venkatramana, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके बाद जस्टिस रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस बने हैं। 45 साल से ज्यादा का न्यायिक अनुभव रखने वाले और संवैधानिक मामलों के जानकार एनवी रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक का होगा, यानी वो 2 साल से भी कम समय के लिए प्रधान न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। रमन्ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले ऐसे जज होंगे जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। जस्टिस एनवी रमन्ना ने आंध्र प्रदेश, मध्य और आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायीकरणों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, श्रम, सेवा और चुनाव मामलों में उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की है। उन्हें संवैधानिक, आपराधिक, सेवा और अंतर्जातीय नदी कानूनों में विशेषज्ञता हासिल है। रमन्ना को संवैधानिक, आपराधिक और इंटर स्टेट नदी जल बंटवारे के कानूनों का खास जानकार माना जाता है। करीब 45 साल का लंबा अनुभव रखने वाले एनवी रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के कई अहम फैसले सुनाने वाली संवैधानिक बेंच का हिस्सा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2004 के इशरत जहां एनकाउंटर मामले में पुलिस महानिरीक्षक GL सिंघल सहित 3 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया। इससे पहले इस मामले में पूर्व IG DG वंजारा, PP पांडे और NK अमीन को बरी किया जा चुका है और अब सीबीआई की विशेष न्यायाधीश विपुल R रावल ने IPS ऑफिसर GL सिंघल, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर तरुण बरोट और SRPF कमांडो अंजू चौधरी को बरी कर दिया है। इस डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद सभी 6 आरोपी पुलिसकर्मियों, जिन्हें शुरू में गिरफ्तार किया गया था और कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने आरोपित किया था, को विशेष सीबीआई अदालत ने बिना ट्रायल के रिहा कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल सीबीआई जज VR रावल ने कहा कि प्रथम दृष्टया जो रिकॉर्ड सामने रखा गया है उससे ये साबित नहीं होता है कि इशरत जहां समेत 4 लोग आतंकी नहीं थे। इसके अलावा इस डिस्चार्ज ऑर्डर का मतलब है कि अब मामले की सुनवाई समाप्त हो गई है। सुनवाई तभी खुलेगी जब सीबीआई इसके खिलाफ अपील दायर करेगी। सीबीआई ने 4 अन्य अधिकारियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील नहीं की थी। सीबीआई ने 20 मार्च को अदालत को सूचित किया था कि राज्य सरकार ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अक्टूबर 2020 के आदेश में टिप्पणी की थी कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने आधिकारिक कर्तव्य के तहत कार्य किया था, इसलिए एजेंसी को अभियोजन की मंजूरी लेने की जरूरत है। इशरत जहां, प्राणेश पिल्लई, अमजद अली राणा और जिशान जौहर के 15 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम से मुठभेड़ हुई थी। इसमें 4 मारे गए थे। इस एनकाउंटर को अहमदाबाद के डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच यूनिट के वंजारा लीड कर रहे थे। पुलिस का कहना था कि ये 4 लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। इस केस में सीबीआई ने 2013 में चार्जशीट दाखिल की थी और उसमें 7 पुलिस अधिकारियों को आरोपी बताया था। वंजारा समेत इन अधिकारियों के नाम थे चार्जशीट में शामिल। इन अफसरों में PP पांडे, वंजारा, NK अमीन, JG परमार, GL सिंघल, तरुण बरोट शामिल थे। इन सभी पुलिस अधिकारियों पर हत्या, मर्डर और सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन 8 साल बाद सभी बरी हो गए। बता दें कि बीते 1.5 दशक से इशरत जहां एनकाउंटर केस काफी चर्चा में रहा है। राजनीतिक तौर पर भी यह मुद्दा काफी संवेदनशील रहा। ब्यूरो रिपोर्ट।
कोविड-19 महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, आपकी संस्था व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। मुख्य न्यायाधीश मौखिक रूप से ये कहते हुए चले गए कि आपके अधिकारियों पर हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आयोग कोर्ट के आदेशों के बावजूद फेस मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के संबंध में कोविड-19 मापदंडों को लागू करने में विफल रहा। मुख्य न्यायाधीश ने ईसीआई के वकील से पूछा, क्या आप किसी अन्य ग्रह पर थे जब चुनावी रैलियां आयोजित की गई थी? कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर 2 मई को मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की योजना का खाका नहीं पेश किया गया तो वे 2 मई को होने वाली मतगणना को रोक देगा। कोर्ट ने कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि महत्व का है और ये चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसे संबंध में याद दिलाना पड़ता है। ये केवल तब होता है जब एक नागरिक बचता है और वे उन अधिकारियों का उपभोग कर सकेगा जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य की गारंटी देता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्थिति अब अस्तित्व की सुरक्षा की है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। न्यायमूर्ति सेथिल कुमार राममूर्ति सहित पीठ ने भारत के चुनाव आयोग और तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को स्वास्थ्य सचिव के साथ परामर्श करने और मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की योजना के साथ पेश होने का निर्देश दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि ब्लूप्रिंट को 30 अप्रैल को रिकॉर्ड करने से पहले रखा जाना चाहिए। पीठ ने आदेश में कहा, 30 अप्रैल को ये मामला फिर से उठाया जाएगा कि स्थिति की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने की स्थिति स्पष्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने लोन मैरिटोरियम मामले में अपना फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने सरकार की लोन मैरिटोरियम पॉलिसी पर दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही न्यायालय ने लोन मैरिटोरियम अवधि बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मॉरिटोरियम की अवधि 31 अगस्त से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। कोर्ट ने किसी और वित्तीय राहत की मांग को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मॉरिटोरियम की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि मॉरिटोरियम के दौरान अवधि के लिए कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज या दंड ब्याज उधारकर्ताओं से नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बैंक ने ब्याज पर ब्याज वसूला तो वो लौटाना होगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार छोटे कर्जदारों का चक्रवृद्धि ब्याज पहले ही माफ कर चुकी है। इससे ज्यादा राहत देने के लिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता। हम सरकार के आर्थिक सलाहकार नहीं हैं। महामारी की वजह से सरकार को भी कम टैक्स मिला है, इसलिए ब्याज को पूरी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक नीति क्या हो, राहत पैकेज क्या हो, ये सरकार और केंद्रीय बैंक परामर्श के बाद तय करेंगे। जस्टिस अशोक भूषण और सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने फैसला सुनाया है। ये वही मामला है जिसमें सरकार ने बैंक कर्जदारों को ईएमआई भुगतान पर बड़ी राहत दी थी। दरअसल पिछले साल देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने 1 मार्च से 31 मई तक कर्ज देने वाली कंपनीज को मैरिटोरियम देने की बात कही थी, जिसे 31 अगस्त तक बढ़ाया भी गया। 2020 में मार्च अगस्त के दौरान मैरिटोरियम योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने लिया। उनकी शिकायत थी कि अब बैंक बकाया राशि पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रही हैं। यही से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले पर सवाल पूछा था कि स्थगित ईएमआई पर अतिरिक्त ब्याज क्यों लिया जा रहा है, तो सरकार ने अपने जवाब में कहा कि 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए बकाया किश्तों के लिए ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। सरकार के इस प्रस्ताव में 2 करोड़ रुपए तक की एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, कार 2 व्हीलर लोन और पर्सनल लोन शामिल हैं, जिसका पूरा भार सरकार के ऊपर आएगा और जिसके लिए सरकार ने करीब 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। रेप केस में पत्रकार तरुण तेजपाल को बड़ी राहत मिली है। 8 साल बाद गोवा की सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया। गोवा सरकार का कहना है कि हम फैसले को चुनौती देंगे। बता दें कि तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट के भीतर महिला साथी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। पत्रकार तरुण तेजपाल पर सहकर्मी ने ही यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में एफआईआर दर्ज की थी। फिर तरुण तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तरुण तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर है। गोवा पुलिस ने फरवरी 2014 में उनके खिलाफ 2846 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। गलत तरीके से बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न, हमला, पद का दुरुपयोग करके यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। तरुण तेजपाल ने सभी आरोपों से इनकार किया था और खुद को बेकसूर बताया था।
अभियोजन पक्ष ने 156 गवाहों की सूची सामने रखी थी, लेकिन आखिर में लगभग 70 की जिरह की गई। पत्रकार तरुण तेजपाल पर आईपीसी की धारा 342 गलत तरीके से रोकना, 342 गलत मंशा से कैद करना, 354 गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 376(2) महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार और 376(2) के नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार के तहत मुकदमा चला। अतिरिक्त जिला अदालत 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन न्यायाधीश शमा जोशी ने फैसला 12 मई तक के लिए स्थगित कर दिया था। 12 मई को फैसला एक बार फिर से 19 मई के लिए टाल दिया गया था। अदालत ने पूर्व में कहा था कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते स्टाफ की कमी के कारण ये मामला स्थगित किया गया था। तरुण तेजपाल ने इससे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख कर अपने ऊपर आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। तेजपाल ने शुरू में ही कहा कि उनसे फैसला करने में गलती हुई और उन्होंने हालात का गलत अर्थ समझा, जिसकी वजह से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन मामला बढ़ने पर उन्होंने एक बयान जारी कर अधिकारियों से कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई ज्यादा सही तरीके से सामने आ सके। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ये मामला गोवा में बीजेपी सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 महीने बाद जुलाई में जेल से रिहा कर दिया गया था। बाद में वो अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कराने के लिए गोवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर बड़ा फैसला दिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आरक्षण पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसकी सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में दिए गए फैसले की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खत्म करते हुए कहा कि ये 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि ये समानता के अधिकार का हनन है। इसके साथ ही अदालत ने 2018 के राज्य सरकार के कानून को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 3 अहम बातें। मराठा समुदाय के लोगों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा वर्ग नहीं कहा जा सकता। मराठा रिजर्वेशन लागू करते वक्त 50% की लिमिट को तोड़ने का कोई संवैधानिक आधार नहीं था। इंदिरा साहनी मामले में फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में कोई आपात स्थिति नहीं थी कि मराठा आरक्षण जरूरी हो। मराठा कोटे के तहत पीजी मेडिकल में 9 सितंबर 2020 तक हुए एडमिशन पर इस फैसले का असर नहीं पड़ेगा। राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी जाति को सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लें। राज्य सिर्फ ऐसी जातियों की पहचान कर केंद्र से सिफारिश कर सकते हैं। राष्ट्रपति उस जाति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देशों के मुताबिक सामाजिक आर्थिक पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में जोड़ सकते हैं। 2018 में उस वक्त की महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में इस आरक्षण को 2 मुख्य आधारों पर चुनौती दी गई। पहला, इसके पीछे कोई उचित आधार नहीं है, इसे सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया है। दूसरा, ये कुल आरक्षण 50% तक रखने के लिए 1992 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार फैसले का उल्लंघन करता है। लेकिन जून 2019 में हाई कोर्ट ने इस आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि असाधारण स्थितियों में किसी वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि आरक्षण को घटाकर नौकरी में 13% और उच्च शिक्षा में 12% कर दिया गया। अलग अलग समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिए गए आरक्षण को मिलाकर महाराष्ट्र में करीब 75% आरक्षण हो गया है। हालांकि अब अदालत ने इंदिरा साहनी केस के फैसले की समीक्षा से इंकार कर दिया। 5 जजों की बेंच में अशोक भूषण के अलावा जस्टिस एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता और एस रविंद्र भट्ट शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से मीडिया को प्रतिबंधित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा की गई याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने जोर दिया है कि अदालत की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई चर्चाओं और मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोका नहीं जा सकता।
इसने कहा कि अदालत की सुनवाई का मीडिया कवरेज प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसका नागरिकों के सूचना और अधिकार पर और न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी असर पड़ता है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मीडिया के नए रूपों का हमारे काम को रिपोर्ट करने से रोकना अच्छा नहीं होगा। फैसले में कोर्टरूम की रिपोर्टिंग में नए पुराने घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया गया, जैसे कि ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दी गई सुनवाई का लाइव अकाउंट। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के बारे में वास्तविक समय में अपडेट ओपन कोर्ट की आराधना का विस्तार है और वे आशंका का कारण नहीं बल्कि संवैधानिक लोकाचार का उत्सव है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया। प्रौद्योगिकी की आगमन के साथ सुनवाई के वास्तविक समय के अपडेट दिए गए हैं। ये खुली अदालत का एक वर्चुअल विस्तार है। यह आशंका का कारण नहीं बल्कि हमारे संवैधानिक लोकचार का उत्सव है जो न्यायपालिका को प्रभावित करता है। अदालती कार्रवाई को शारीरिक और रूपात्मक अर्थों में खुला होना चाहिए। सिवाय इन कैमरा कार्यवाही के बहुमूल्य संवैधानिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अदालतों तक खुली पहुंच आवश्यक है। हम कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर रोक नहीं लगा सकते। निर्णय ने इस तथ्य को संदर्भित किया कि कई देशों में अदालत अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। यहाँ तक कि गुजरात उच्च न्यायालय ने भी YouTube में अपनी सुनवाई को लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दिया है। अदालत ने कहा कि हमें चुनाव आयोग की प्रार्थना में कोई भी सामग्री नहीं लगती है जो मीडिया को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने से रोके। न्यायपालिका को जवाबदेह बनना जरूरी है। पीठ मद्रास उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणी के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका में निर्णय सुना रही थी कि चुनाव आयोग कोविड दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है और संभवतः हत्या के आरोपों के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अहमद शाह की पीठ ने 3 मई को याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्व दिल्ली दंगे के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्राओं नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी है। इन लोगों को पिछले साल फरवरी में दंगों से जुड़े एक मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून या UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा, कॉलेज के छात्रों के एक जमात द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन से हमारे देश की नींव नहीं हिल सकती। साथ में UAPA के तहत अत्यंत गंभीर और गंभीर दंडात्मक प्रावधानों के बेवजह आह्वान के खिलाफ चेतावनी देते हुए अदालत ने टिप्पणी की। इस तरह का दृष्टिकोण संसद के उस इरादे और उद्देश्य को कमजोर करेगा जो कि राष्ट्र के अस्तित्व के खतरों के खिलाफ कानून बनाने के लिए है। गंभीर दंडात्मक प्रावधानों का अंधाधुंध उपयोग केवल उन्हें तुच्छ बना देगा। तन्हा के जमानत आदेश में अदालत ने UAPA की धारा 15 के तहत आतंकवादी अधिनियम वाक्यांश के दायरे पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि इस शब्द का इतना हल्का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि ये आतंकवादी अधिनियम के अत्यंत जघन्य अपराध को तुच्छ कर देगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि UAPA के तहत आतंकवाद को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले पारंपरिक जघन्य अपराधों से अलग तरीके से समझा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि UAPA का इरादा और उद्देश्य भारत की रक्षा पर गहरा प्रभाव वाले मामलों से निपटना है, न अधिक और न ही कम। कोर्ट ने कहा कि तन्हा के खिलाफ चार्जशीट में बिल्कुल कुछ भी नहीं था जो UAPA की धारा 15 में एक आतंकवादी कार्रवाई को साबित करता है। बेल देते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया लंबी चल सकती है। ऐसे में क्या कोर्ट अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के संवैधानिक हक का हनन देखता है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने निर्दोषों को फंसाने के लिए झूठे मामले दर्ज होने, UAPA जैसे कानून का गलत इस्तेमाल और बेल नहीं देने के चलन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फरवरी 2012 में केरल तट पर 2 मछुआरों की हत्या के आरोपी 2 इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ भारत में आपराधिक कार्यवाही बंद करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति SR शाह की अवकाशकालीन पीठ ने दोनों इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामले से जुड़ी प्राथमिकी और कार्यवाही को रद्द कर दिया।
पीठ ने कहा कि भारत द्वारा स्वीकार किए गए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ निर्णय के अनुसार इटली गणराज्य मामले में आगे की जांच फिर से शुरू करेगा। शीर्ष अदालत ने इटली गणराज्य द्वारा भुगतान किए गए 10 करोड़ रुपए के मुआवजे को उचित और पर्याप्त करार दिया। इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि पीड़ितों के परिवार के हितों की रक्षा के लिए मुआवजे का पैसा केरल हाई कोर्ट में जमा किया जाए। साल 2012 में इटली के 2 नाविकों ने 2 भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी। भारत ने इटली के तेल टैंकर MV एनरिका लेक्सी पर तैनात 2 इतालवी नाविकों सल्वाटोरे गिरोने और साथ ही मैसिमिलियानो लोटेरो पर भारत के आर्थिक क्षेत्र में 15 फरवरी 2012 को मछली पकड़ने वाली नौका में सवार 2 भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया था। हत्या के मामले में दोनों नाविकों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के फैसले के अनुसार दोनों नाविकों को इटली की जेल भेज दिया गया और नाविकों को 10 करोड़ का मुआवजा देने का फैसला किया गया। और अब ये मुआवजा मिल चुका है और उसमें 4 करोड़ रुपए उन नाविकों के स्वजनों को दिए जाएंगे और 2 करोड़ रुपए उस नौका मालिक को मिलेंगे जिसके नाव में सवार होकर ये मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र में गए थे। पिछले साल जुलाई में संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भारतीय मछुआरों की मौत के लिए भारत इटली से मुआवजे का दावा करने का हकदार है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने यह भी कहा था कि भारत के पास आपराधिक मुकदमा शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मरीनों के पास राजनयिक प्रतिरक्षा थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि न्यायाधिकरण के फैसले को स्वीकार कर रहा है और साथ ही शीर्ष न्यायालय में मरीनों के खिलाफ लंबित मामले को भी रद्द करने की अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 करोड़ की मुआवजा राशि जमा करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन और पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि डिजिटल मीडिया को आईटी नियमों के तहत लाना गलत और मीडिया घरानों का मनमाना वर्गीकरण है, क्योंकि बिना उनसे चर्चा किए इन्हें लागू किया गया है और उनके कामकाज पर अनुचित प्रभाव डालेगा। याचिका में कहा गया कि आईटी नियम 2021 निगरानी और भय के युग की शुरुआत है, जिसके परिणाम स्वरूप स्व सेंसरशिप का खतरा है और जो भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। याचिका में नियम 16 को लेकर ज्यादा आपत्ति है। दरअसल नियम 16 केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को पूरी तरह से मनमाना सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए आपातकालीन अवरोधक शक्तियां प्रदान करता है। सरकार का कहना है कि नियमों का मकसद डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना है। याचिका में तर्क दिया गया कि ये नियम संविधान के आर्टिकल 14 समानता 19(1)(a) और 19(1)(g) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पेशे के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। आईटी नियम 2021 के तीसरे हिस्से के तहत डिजिटल न्यूज पोर्टल को रेगुलेट करने पर जोर है। इसके तहत सरकार डिजिटल न्यूज पोर्टल पर निगरानी रखने के साथ उन्हें कोड ऑफ एथिक्स के तहत लाना चाहती है। याचिका में कहा गया कि प्रिंट और प्रसारण में पारंपरिक और विरासती मीडिया आउटलेट के लिए पहले से ही कई नियम हैं, साथ में सेल्फ सेंसरशिप के नियम भी हैं, जिनके तहत इंटरनेट और डिजिटल मीडिया पहले से ही काम कर रहे हैं। नए नियम न सिर्फ भ्रांति पैदा करेगा बल्कि खबरों की बेवजह सेंसरशिप भी करेगा। डीएनपीए की याचिका नए आईटी नियमों के खिलाफ ऐसी 9वीं याचिका है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के लिए पर्याप्त आधार है। आशंका है कि इस तरह के प्रावधानों के तहत जबरदस्ती की जा सकती है। पीठ ने केंद्र की तरफ से कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने पर याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। नए आईटी नियमों को लेकर चिंता जताई जा रही है कि बिना विधायी कार्रवाई के सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के दायरे का विस्तार डिजिटल समाचार मीडिया को इसके अंतर्गत ला दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये औपनिवेशिक कानून है और इसकी जांच की जाएगी कि क्या ये कानून आजादी के 75 वर्ष बाद ही शुरू हुई है। कोर्ट ने कहा कि संविधान की इस धारा को जांचा जाएगा और इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सीजेआई रमन्ना ने कहा, कानून के बारे में इस विवाद का संबंध है। ये औपनिवेशिक कानून है। ये स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था।
उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, तिलक आदि को चुप कराने के लिए किया था। आजादी के 75 साल बाद भी क्या ये जरूरी है? उन्होंने संकेत दिया कि आजादी के 75 साल बाद इस तरह के कानूनों को जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार कई कानून हटा रही है, मुझे नहीं पता कि वो इस पर गौर क्यों नहीं कर रहे। दुर्भाग्य से निष्पादन एजेंसी और विशेष रूप से अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं। 66A का उदाहरण ले, जिसे हटा दिया गया था लेकिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन प्रावधानों का दुरुपयोग है लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देशद्रोह कानून को रद्द करने को लेकर कई अन्य याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। उन सब की सुनवाई एक साथ ही की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम देखेंगे कि किसी कानून का दुरुपयोग न हो तथा जिम्मेदारी से कानून का पालन किया जाए। मैसूर के मेजर जनरल SG वोम्बटकेरे द्वारा दायर की गई इस अपील में IPC की धारा 124A देशद्रोह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A देशद्रोह द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए गए एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अतः कोर्ट से प्रार्थना की जाती है कि वो धारा 124A को संवैधानिक और शून्य घोषित कर इसे भारतीय दंड संहिता की बाहर करने का आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को याचिका पर अटॉर्नी जनरल AG को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए कहा था। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने भी 12 जुलाई IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और महान्यायवादी से अपना पक्ष रखने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। सुपरटेक एमेरल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। सुपरटेक के ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये टावर नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक की मिलीभगत से बने। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको 3 महीने के अंदर अंदर तोड़े, साथ ही खरीदारों की रकम ब्याज समेत लौटाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमरल्ड पोर्ट प्रोजेक्ट के एपेक्स एंड सयान याची 16 और 17 को अवैध ठहराया और दोनों 40 मंजिला टावर्स को उठाने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसे वापस करने का आदेश दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा में सुपरटेक ने एमरल्ड पोर्ट में लगभग 1000 फ्लैट वाले ट्विन टावर के निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया है और कंपनी को अपनी लागत से ही 2 महीने की अवधि के भीतर इन्हें तोड़ना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI को टावर को गिराने का आदेश दिया है, जिससे कि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक का आदेश देते हुए कहा कि नोएडा में ट्विन टावर के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ पैसे वापस किए जाए। कोर्ट ने बिल्डर को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने पाया कि मानदंडों के उल्लंघन में नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर में मिलीभगत। पीठ ने फैसले में कहा कि अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। फैसले में कहा गया है कि टावर्स को तोड़ते वक्त अन्य भवनों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह ने इस मामले की सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने 3 अगस्त को पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उस वक्त भी अदालत से नोएडा अथॉरिटी को खूब फटकार पड़ी। अदालत ने कहा था कि अथॉरिटी को एक सरकारी नियामक संस्था की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि किसी के हितों की रक्षा के लिए निजी संस्था की तरह। वर्ष 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन टावर्स को गिराने का निर्देश दिया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। ब्यूरो रिपोर्ट। सांसद विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए निर्देश पारित किए जा सकते हैं, लेकिन न्यायाधीशों की कमी के कारण ऐसे निर्देशों को लागू करना आसान नहीं होगा। वहीं CJI ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ मामले लंबे समय से लंबित होने पर कड़ी नाराजगी जताई। CJI ने कहा हाईकोर्ट ने अधिकतर मामलों में रोक लगा रखी है।
क्यों नहीं जांच एजेंसियां हाई कोर्ट से रोक हटाने की मांग करती या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। सीजीआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों में 10 से 15 साल से आरोप पत्र दाखिल करने का कोई कारण नहीं है। जांच लंबित रखने का कोई कारण नहीं है। मामलों में सिर्फ प्रॉपर्टी अटैच करने से कुछ नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल ने सीजीआई का समर्थन करते हुए बेंच को सुझाव देते हुए कहा कि आप सभी हाई कोर्ट से इन मामलों में तेजी लाने का निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा आप हाई कोर्ट प्रशासनिक निर्देश की बजाय आप न्यायिक निर्देश जारी कर सकते हैं। सीजीआई ने कहा कि हर जगह मैन पावर एक वास्तविक मुद्दा है। हमारी तरह जांच एजेंसियां भी इस समस्या से जूझ रही हैं। हर कोई मामलों की सीबीआई जांच चाहता है। वरिष्ठ वकील और न्याय मित्र विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की जाए, जो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच में देरी के कारणों का मूल्यांकन करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति में सीबीआई और ईडी के प्रमुख और गृह सचिव भी शामिल हों। समिति जांच को समय पर पूरा करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। हंसारिया ने अदालत को बताया कि देश भर की विशेष सीबीआई अदालतों में मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 121 मामले लंबित हैं। 58 मामलों में आजीवन कारावास का प्रावधान है। हंसारिया ने शीर्ष अदालत को एक स्थिति रिपोर्ट में बताया है कि पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ सीबीआई के 37 मामलों की जांच अभी लंबित है। इसके अलावा अदालत के सामने 121 लंबित मामलों में से लगभग 1/3 मुकदमे बेहद धीमी गति से चल रहे हैं, क्योंकि उनमें आरोप अभी तक तय नहीं किए जा सके हैं, जबकि अपराध कई साल पहले हुए थे। न्याय मित्र ने कहा, यह रिपोर्ट 2016 में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर दाखिल की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में ये पल ऐतिहासिक रहा। 9 जजों ने एक मंच पर अपने पद की शपथ ली। इनमें 3 महिला जज भी थी। इन नियुक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में कुल 33 न्यायाधीश हो गए हैं, जिनमें से 4 महिला न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 9 नए न्यायाधीशों को सीजीआई एनवी रमन्ना ने शपथ दिलाई। ये पहला मौका है जब इतना बड़ा शपथ समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर के सभागार में आयोजित किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति में जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी शामिल हैं। लैगिंग दृष्टि से भी ऐतिहासिक रहा। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना भारत के पूर्व सीजीआई न्यायाधीश ES वेंकटरमैया की बेटी हैं। वे कर्नाटक उच्च न्यायालय की जज रह चुकी हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना हाई कोर्ट की जज थी। वो इस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला जज भी थी। जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल और परमानेंट जज रह चुके हैं। जस्टिस ओका सिविल, संवैधानिक और सर्विसेज मैटर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इससे पहले वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा बार से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाले पहले जज हैं। बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाले वो देश के 9वें जज हैं और 2028 में चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। जस्टिस MM सुंदरेश केरल हाई कोर्ट के जज हैं। जस्टिस MM सुंदरेश ने बतौर वकील उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और बाद में मद्रास हाई कोर्ट में 2009 में जस्टिस नियुक्त किए गए। जस्टिस सिटी रवि कुमार केरल में वकालत शुरू की और 2009 में केरल हाई कोर्ट में जस्टिस बने। पहली बार जजों ने कोर्ट रूम में नहीं बल्कि ऑडिटोरियम में शपथ ली। कोविड प्रोटोकॉल के चलते ये फैसला लिया गया है। यही नहीं, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों की शपथ ग्रहण का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2015 में केरल विधानसभा में हुड़दंग के लिए अपने नेताओं के खिलाफ
मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। इस प्रकरण के समय माकपा विपक्ष में थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने फैसला सुनाया है कि आरोपी विधायकों का कृत्य संवैधानिक सीमाओं को पार कर गया है। पीठ ने कहा कि संविधान द्वारा कानून निर्माताओं को सदन के पटल पर मिली छूट को आपराधिक अभियोजन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदन में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। इन परिस्थितियों में मामले को वापस लाने की अनुमति देना न्याय के सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सांसदों और विधायकों को दी गई प्रतिरक्षा उन्हें बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कार्यों का निर्वहन करने में मदद करने के लिए है, लेकिन ये स्थिति उन्हें अन्य नागरिकों की तुलना में उच्च स्तर पर खड़ा नहीं करता है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को ये कहते हुए बरकरार रखा है कि उच्च न्यायालय ने सही ढंग से कहा है कि साक्ष्य आदि की गृहीता को निचली अदालत द्वारा देखा जाएगा। अदालत ने निष्कर्ष निकाला, हम मानते हैं कि केरल सरकार द्वारा अपील में कोई योग्यता नहीं है। राज्य सरकार ने केरल हाई कोर्ट के 12 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पहले तिरुवनंतपुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और बाद में हाई कोर्ट से मौजूदा मंत्रियों समेत आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिल पाई थी। केरल उच्च न्यायालय के 12 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसने तिरुवनंतपुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ राज्य की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मौजूदा मंत्रियों सहित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अनुमति मांगी गई थी। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि विधानसभा के सत्र के दौरान हुई एक घटना के लिए सदन के अध्यक्ष की मंजूरी के बिना मामला दर्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपियों को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा को सशर्त जमानत दे दी है। जमानत के शर्तों के अनुसार इन्हें अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट के पास जमा करना होगा। साथ ही ये लोग एनसीबी को सूचित किए बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकेंगे और किसी भी आरोपी के साथ संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। कोर्ट में एनसीबी के वकील और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आर्यन खान और उसके दोनों दोस्त को जमानत देने का पुरजोर विरोध किया। एनसीबी के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आर्यन खान और उसके साथियों की गिरफ्तारी बिल्कुल वैध है और उन्हें जमानत नहीं देना चाहिए क्योंकि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आर्यन खान किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कोई साजिश नहीं रची। उन्होंने अगर 2-3 बार ड्रग्स का सेवन किया तो इससे ये बात कहाँ साबित होती कि कोई साजिश रची गई है या वे इसके व्यावसायिक इस्तेमाल में शामिल हैं। एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने आर्यन खान को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि आर्यन और अरबाज ने पहली बार ड्रग्स नहीं लिया। वे दोनों कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं। उनके कई ड्रग पेडलर्स के साथ संपर्क हैं। आर्यन और अरबाज ये जानते हैं कि क्रूज पर ड्रग्स थे। अनिल सिंह ने कहा कि क्रूज पर जितना ड्रग्स मौजूद था वह निजी इस्तेमाल से बहुत ज्यादा था। अनिल सिंह ने उच्च न्यायालय को बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला उपभोग का नहीं है बल्कि मामला सचेत कब्जे या कॉन्शियस पोजेशन और उपभोग की योजना का है। नशीली दवाओं का खतरा गैर इरादतन हत्या से अधिक जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा कि तूफान सिंह फैसला इस संदर्भ में लागू नहीं होता।
अनिल सिंह ने दावा किया कि आर्यन खान व्हाट्सएप चैट्स से ड्रग पेडलर के संपर्क में थे। वहीं मुकुल रोहतगी ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आर्यन कथित तौर पर किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे और आर्यन की ओर से साजिश का आरोप लगाने के लिए एनसीबी द्वारा भरोसा किए गए व्हाट्सएप चैट्स बहुत समय पहले के हैं। यह साजिश का मसला नहीं है, साजिश का अनुमान से कोई लेना देना नहीं है। जिरह के बाद आर्यन खान, अरबाज खान, मुनमुन धमेजा को हाई कोर्ट ने बेल दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को क्लीन चिट दे दी है। राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले से केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और आयुक्त राकेश अस्थाना को राहत मिली है, क्योंकि अब राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर बने रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह को पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राकेश अस्थाना के लिए पेश पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि ये जनहित याचिका वास्तविक रूप से जनहित याचिका नहीं है। याचिकाकर्ता एक प्रॉक्सी है और इस जनहित याचिका के पीछे कोई और है। मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने के लिए स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं और मामले में जनहित याचिका से जुड़े शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से उन मामलों में इनकी आवश्यकता जताई थी जहां पर जनहित याचिका से कुछ सार्वजनिक नुकसान हो सकता है। रोहतगी ने कहा कि इस अधिकारी को नियुक्त करने में जनता को कहां नुकसान है। इस याचिका के पीछे निहित स्वार्थ है। याचिका को असाधारण जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए। याचिका का विरोध करते हुए केंद्र ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह का फैसला दिल्ली पर लागू नहीं होता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछले महीने अदालत में कहा था कि याचिकाकर्ताओं के पास राकेश अस्थाना के खिलाफ कुछ व्यक्तिगत प्रतिशोध हो सकता है, लेकिन जनहित याचिका इसको निपटाने का मंच नहीं है। रोहतगी बोले कि इस मामले में प्रकाश सिंह के फैसले को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रकाश सिंह राज्य के डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित है और दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। केंद्र ने कोर्ट को अपने लिखित जवाब में ये कहा कि अस्थाना को राष्ट्रीय राजधानी में हालिया कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी पुलिसिंग प्रदान करने के लिए लाया गया है। दिल्ली का अपना स्वतंत्र कैडर नहीं है जिससे उम्मीदवारों को चुना जा सकता था। दिल्ली AGMU कैडर के तहत कई अन्य क्षेत्रों के साथ अपना कैडर साझा करती है। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के अधिकारी है। CBI में रहने के दौरान तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा से इनका विवाद हुआ था। 2020 में BSF का प्रमुख नियुक्त किया गया था, जिसके बाद रिटायरमेंट से 4 दिन पहले उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। दिल्ली के कमिश्नर बनने के बाद अस्थाना को सेवा विस्तार मिल गया था और उनका कार्यकाल जुलाई 2022 तक है। ब्यूरो रिपोर्ट। एनजीटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि एनजीटी के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर एनजीटी संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर सकता है। 3 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। अदालत के अनुसार पत्रों, ज्ञापन और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियां नहीं हैं। हालांकि वह पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाते हुए पत्र या संचार पर कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के एक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर यह तय करने के लिए सुनवाई कर रहा था कि क्या एनजीटी किसी मामले पर खुद से संज्ञान ले सकता है। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने केंद्र सरकार के इस पक्ष पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी से पूछा था कि अगर कोई पत्र या हलफनामा एनजीटी के पास आए तो भी क्या वह उस पर संज्ञान नहीं ले सकता। इस पर भाटी ने कहा था कि पत्र या हलफनामा मिलने के बाद मामले पर संज्ञान लेने और उस पर सुनवाई करना एनजीटी के अधिकार हैं। इन पर सुनवाई कर उल्लंघन के कारणों का पता लगाना और मामले में शामिल पार्टियों को नियमों का पालन करने के लिए उचित व्यवस्था देने का पूरा अधिकार रखता है। इस दौरान पीठ ने अमिश क्यूरी, आनंद ग्रोवर समेत अन्य वकीलों की दलीलें भी सुनी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से पेश भाटी ने पीठ को बताया था कि पर्यावरण नियमों के अनुपालन और इसकी निगरानी के उद्देश्य को लेकर एनजीटी का गठन हुआ था। प्रक्रियात्मक पहलू ट्रिब्यूनल की शक्तियां व अधिकारों को बाधित नहीं कर सकते, लेकिन कानूनों में कहीं भी स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार नहीं दिए गए हैं। हालांकि इसकी शक्तियां किसी सूरत में कम नहीं हैं। एनजीटी ने महाराष्ट्र में कूड़ा प्रबंधन के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर नगर पालिका के ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद कई याचिकाएं दाखिल कर सवाल उठाया गया है कि क्या एनजीटी स्वतः संज्ञान ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि पर्यावरण और वन कानूनों का उल्लंघन केवल दो पक्षों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह आम जनता को भी प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट। पेगासस कथित जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मामले की स्वतंत्र जांच के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत शीर्ष अदालत ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है। विशेषज्ञ समिति का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा। विशेषज्ञ कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रविंद्रन करेंगे। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी, डॉक्टर संदीप ओबेरॉय, तकनीकी विशेषज्ञ और डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, प्रोफेसर साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक कमेटी के सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को आरोपों की पूरी तरह जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निजता के अधिकार के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के नागरिकों की निगरानी में विशेष एजेंसी की संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय है। केंद्र को यहाँ अपना रुख सही ठहराना चाहिए, न कि अदालत को मूक दर्शक बने रहने के लिए कहा जाना चाहिए। केंद्र ने मसले पर अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे में केंद्र द्वारा कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया केस बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार द्वारा अपने बचाव में राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क को उठाने पर आपत्ति जताई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाकर राज्य को हर बार राहत नहीं मिल सकता है। केंद्र सरकार ने इस मामले में ये कहते हुए विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया है कि ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। शीर्ष अदालत ने कहा कि निजता पर प्रतिबंध केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए लगाया जा सकता है। सरकार को तथ्य से साबित करना होगा कि मांगी गई जानकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण गुप्त रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निगरानी लोगों के अधिकार, स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की निगरानी तकनीक से प्रेस के अधिकार पर प्रभाव पड़ सकता है। सभी अन्य अधिकारों की तरह निजता का अधिकार भी उचित प्रतिबंधों के अधीन है। लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को अनिवार्य रूप से संवैधानिक जांच से गुजरना होगा। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच ने ये आदेश जारी किया। इस बेंच में प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं। इससे पहले पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ किया था कि वह इस मामले में हल्फनामा दाखिल नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा था कि यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने के लिए केंद्र राजी है। ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा राज्य में पटाखों पर बैन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉडरेट एयर क्वालिटी पर
ग्रीन क्रैकर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आदेश सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि बैन पटाखों के आयात ना हो और ना ही उन्हें जलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि बंगाल राज्य सरकार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर समुचित आदेश जारी कर सकती है। ग्रीन पटाखों के निर्माण और उसकी बिक्री की जगह सुपरविजन और वेरिफिकेशन के लिए टीमें तैनात की जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जारी की गई गाइडलाइन के पालन को सुनिश्चित करे। पश्चिम बंगाल में पटाखों के बैन के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ भटनागर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि अगर हवा मॉडरेट और अच्छा है तो ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 29 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया कि पटाखों के जलाने पर पूरी तरह रोक नहीं है, ग्रीन पटाखे को चलाया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया है, सिर्फ उन पटाखों पर रोक लगाई है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बंगाल में पटाखे जलाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि पटाखा बनाने वाली कंपनियां लगातार ग्रीन पटाखे के अलावा दूसरे पटाखे भी बना रही हैं। सीबीआई ने खतरनाक रसायन बेरियम पटाखा बनाने वाली कंपनियों के पास से बरामद किया है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य ने ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया है। दिवाली, छठ पूजा और क्रिसमस के लिए ग्रीन पटाखे और आतिशबाजी बनाने, बेचने और चलाने पर पाबंदी नहीं है। पटाखों पर पाबंदी का आदेश एनजीटी ने दिया था, जिसमें ग्रीन पटाखों को ही सशर्त मंजूरी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे ही गाइडलाइन के साथ जारी किया। बंगाल सरकार ने कहा कि हमने व्यवस्था बनाई है, 2018 में इसको लागू किया है। 2018 में इस मामले में 26 एफआईआर दर्ज की गई, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस महीने 7 एफआईआर दर्ज की गई, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राज्य में ग्रीन पटाखों को बनाने वाली कोई कंपनी रजिस्टर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 में बंद हो चुकी शक्ति मिल में एक फोटो जर्नलिस्ट के सामूहिक बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता 3 दोषियों को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। जस्टिस एस जाधव और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने ये फैसला सुनाया। 2014 में ट्रायल कोर्ट ने 21 वर्षीय कासिम बंगाली शेख, 28 वर्षीय सलीम अंसारी और 19 वर्षीय विजय जाधव को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मौत की सजा दी थी। धारा 376 के तहत बलात्कार के रिपीट अफेंडर्स के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है। दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद इसे आपराधिक संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से आईपीसी में जोड़ा गया था। घटना 22 अगस्त 2013 की है। एक युवा फोटो जर्नलिस्ट जो अपने सहयोगी के साथ काम करती थी, उसके साथ शक्ति मिल परिसर में 4 लोगों और एक नाबालिग ने बलात्कार किया। मुंबई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मामले का पर्दाफाश किया और 1 हफ्ते के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 20 मार्च 2014 को सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने प्रत्येक मामले में 4 आरोपियों को दोषी ठहराया। किशोर न्याय बोर्ड ने 2 नाबालिगों पर मुकदमा चलाया। मामले में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने धारा 376 को जोड़ने के लिए एक आवेदन दायर किया। याचिका को स्वीकार कर लिया गया। 24 मार्च को जज ने शेख, अंसारी और जाधव को मौत की सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सीआरपीसी की धारा 366 के तहत मौत की सजा की पुष्टि के लिए मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक साल्वी पेश हुए, जिनकी साहिल साल्वी ने सहायता की, और अधिवक्ता युग चौधरी को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया। एडवोकेट पायोशी रॉय ने उनकी सहायता की।
चौधरी ने तर्क दिया कि धारा 376 के केवल तभी लागू की जा सकती है जब पहले सजा दी गई हो, न कि केवल दोष सिद्ध हुई हो। इसका मतलब ये होगा कि दोषी के पास सुधार करने का अवसर था, जिसके बावजूद उसने अपराध दोहराया। चौधरी ने तर्क दिया कि दोनों दोष सिद्धि में केवल 30 मिनट का अंतर था। इसके विपरीत स्पेशल प्रोसिक्यूशन साल्वी ने तर्क दिया कि दोषी सिद्धि और सजा के बीच अंतर था। धारा 376 के दोष सिद्धि को अनिवार्य करती है, जिसकी संतुष्टि इस मामले में हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि सत्र न्यायाधीश ने जिरह के लिए गवाहों को वापस बुलाने और सजा की मात्रा पर बहस के लिए स्थगन के आरोपी के आवेदन को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि इन दोषियों द्वारा किए गए अपराधों का पश्चाताप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस विवादास्पद फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम या पॉस्को के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए स्किन टू स्किन टच आवश्यक है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र राज्य द्वारा दायर अपीलों में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे को स्पर्श यौन शोषण नहीं है। ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सको एक्ट के मकसद को ही खत्म कर देगी। सत्र अदालत ने व्यक्ति को पॉक्सको अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराधों के लिए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को ये कहते हुए बरी कर दिया था कि नाबालिग के निजी अंगों को स्किन टू स्किन संपर्क के बिना छूना या टटोलना पॉक्सको एक्ट के तहत नहीं आता। अब उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के इस फैसले को बदलते हुए बड़ा फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, जिन्होंने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा, उन्होंने कहा कि पॉक्सको की धारा 7 के तहत स्पर्श या शारीरिक संपर्क को सीमित करना बेतुका है और अधिनियम के इरादे को नष्ट कर देगा, जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून को ऐसी व्याख्या देनी होगी जो कानून के मकसद को विफल करने की बजाय उसे प्रभावित करे। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ललित ने कहा, मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक पक्ष के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही ये पहली बार है जब भाई और बहन ने एक दूसरे का विरोध किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा के भाई हैं। जहां सिद्धार्थ लूथरा आरोपी के पक्ष में अपने विचार रखने के लिए एमिक्स क्यूरी के रूप में पेश हुए, वहीं गीता लूथरा ने राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधित्व किया, जो उन पक्षों में से एक थी जिन्होंने विवादास्पद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि धारा 7 में शब्द यौन इरादा और शारीरिक संपर्क है, इसलिए यौन इरादे के लिए शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर गीता लूथरा ने तर्क दिया कि स्पर्श और शारीरिक संपर्क पर्यायवाची हैं और उनकी व्याख्या में अंतर नहीं हो सकता है। मामले में एमिक्स क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि स्किन टू स्किन टच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉक्सको की धारा 7 में नग्न शब्द गायब है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब 2 व्याख्याएं संभव हैं तो बच्चों के अनुकूल व्याख्या की जानी चाहिए। लीगल एंड सोसाइटी की ओर से आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि धारा 7 को दूसरे भाग में संपर्क शब्द शारीरिक से पहले है, इसलिए यौन उत्पीड़न का अपराध गठित करने के लिए स्किन टू स्किन टच आवश्यक है। 27 जनवरी को तत्कालीन सीजेआई एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने पॉक्सको की धारा 8 के तहत बरी होने के फैसले पर रोक लगा दी थी। पीठ ने 6 अगस्त को वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को मामले में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी बॉम्बे में एक 17 वर्षीय दलित लड़के के लिए एक सीट बनाने का निर्देश दिया है। ये छात्र आईआईटी परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन समय पर सीट स्वीकृति शुल्क जमा करने में विफलता के कारण एक सीट से चूक गया।
आईआईटी बॉम्बे में दलित छात्र के दाखिले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप छात्र के प्रवेश को लेकर आप हमें बताएं, हम मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके एडमिशन के लिए उसकी बहन ने पैसे दिए हैं, इसकी हकीकत को ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक सीट की व्यवस्था करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आपके खिलाफ आदेश जारी करेंगे। वहीं संस्थान की तरफ से कहा गया कि कोई भी सीट नहीं बची हुई है जिस पर छात्र को प्रवेश दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने दलित छात्र के भविष्य के लिए संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बॉम्बे आईआईटी को 48 घंटे के भीतर प्रवेश देने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि छात्र के लिए अलग से सीट बनाई जाए, इसके लिए किसी दूसरे छात्र की सीट न ली जाए। आदेश में कहा गया कि किसी अन्य छात्र के प्रवेश को बाधित किए बिना आईआईटी बॉम्बे में छात्र को एक सीट आवंटित की जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अन्य सीट खाली हो जाती है तभी इस सीट पर नियमित प्रवेश होगा। दरअसल तकनीकी समस्या की वजह से वह अपनी फीस नहीं भर सका, जिसकी वजह से उसे आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश नहीं मिल सका था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण या जोसा को छात्र के लिए एक सीट निर्धारित करने का निर्देश दिया। ये निर्देश इसलिए दिया गया कि अगर छात्र का एडमिशन नहीं होता है तो ये न्याय का एक बड़ा मजाक होगा। प्रवेश परीक्षा में आरक्षित श्रेणी में 864वां रैंक हासिल करने वाले याचिकाकर्ता प्रिंस जयबीर सिंह की ओर से पेश अमोल चितले ने कहा था कि अगर उन्हें आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश नहीं मिलता है तो वह किसी अन्य आईआईटी संस्थान में भी दाखिला लेने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कराने का आरोप लगाने के बाद से फरार चल रहे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। साथ ही जस्टिस ए.के. कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने परमबीर सिंह को जांच में शामिल होने को कहा है। परमबीर सिंह की तरफ से वकील पुनीत बाली ने कहा कि परमबीर देश छोड़कर नहीं गए हैं। बाली ने कहा कि परमबीर सिंह छिप रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा है। जस्टिस कौल ने कहा कि हैरानी की बात है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें जान का खतरा है। बाली ने कहा कि गृह मंत्री पर उन्होंने धन उगाही का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। पुनीत बाली ने कहा कि मेरे पास नए डीजीपी का वह टेप है जिसमें मुझसे पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ आपकी शिकायत वापस लेने को कहा गया है। मुझे धमकी देते हुए कहा गया है कि शिकायत वापस नहीं होने पर मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। बाली ने कहा कि अगर मुझे कोर्ट सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहे तो मैं 24 घंटे में पेश हो जाऊंगा। कोर्ट ने पूछा सीबीआई का क्या स्टैंड है। पुनीत बाली ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई को पक्षकार बनाया गया है। मामले पर सीबीआई को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखने दिया जाए कि उन्होंने अभी तक क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपने आदेश में परमबीर की तरफ से देश में होने की बात को मानते हुए रिकॉर्ड में भी लिया। फिलहाल उनको गिरफ्तारी से कोर्ट ने दी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। नोटिस का जवाब देने के लिए 6 दिसंबर का समय दिया गया है। इसके बाद सुनवाई होगी। बाली ने कहा कि मैं सीबीआई कोर्ट के समक्ष पेश होना चाहता हूं। मुझे संरक्षण दिया जाए क्योंकि मुझ पर 6 मामले दर्ज हैं। कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। इससे पहले उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया जिसमें उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने 18 नवंबर को संरक्षण की मांग वाली सिंह की याचिका पर यह कहते हुए विचार करने से इनकार करते हुए कहा था कि जब तक वह अपने ठिकाने का खुलासा नहीं कर देते तब तक न तो उनकी याचिका पर सुनवाई होगी और न ही राहत दी जा सकती है। मुंबई की एक अदालत ने 17 नवंबर को उसे भगोड़ा घोषित करने के लिए मुंबई पुलिस की अर्जी को स्वीकार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। भू राजस्व के रिकॉर्ड में पुजारियों के नाम जोड़े जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने कहा कि एक पुजारी किसी भी मंदिर की जमीन या संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक सेवक की तरह काम करता है। मंदिर की संपत्ति का मालिक उसका देवता ही होता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और एएस बोपन्ना की बेंच ने फैसला सुनाया कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में पुजारी या प्रबंधक के नाम का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, क्योंकि देवता के रूप में कानूनी व्यक्ति भूमि का मालिक होता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि पुजारी के पास मंदिर या मंदिर की संपत्ति केवल प्रबंधन के लिए ही होती है। वो सिर्फ देवता की जगह उस मंदिर में काम करता है। चूँकि देवता का नाम कानून में विधि सम्मत है, इसलिए भू राजस्व के रिकॉर्ड में देवता के नाम ही मंदिर की संपत्ति रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही भू राजस्व के रिकॉर्ड से पुजारियों के नाम हटाने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पुजारी उस जमीन का सिर्फ देखभाल करता है, वो सिर्फ एक किराएदार जैसा है। जो भी पुजारी होगा मंदिर के देवताओं की देखभाल के लिए साथ साथ उससे जुड़ी जमीन पर खेती का काम भी करेगा। प्राथमिक प्रश्न चिन्ह पर न्यायालय ने विचार किया। क्या मध्य भारत भू राजस्व और किराएदारी अधिनियम संवत 2007 के तहत संहिता के तहत एक पुजारी को भूस्वामी माना जा सकता है? क्या राज्य सरकार कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से राजस्व रिकॉर्ड से पुजारी का नाम हटाने और मंदिर के प्रबंधन के रूप में एक कलेक्टर का नाम सम्मिलित करने का आदेश दे सकती है? मध्य प्रदेश के 1959 के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्कुलर को बरकरार रखा था। इस सर्कुलर में पुजारियों के नाम भू राजस्व के रिकॉर्ड हटाने के आदेश दिए गए थे, जिससे मंदिर की संपत्ति को अवैध रूप से बेचे जाने से बचा जा सके। ये परिपत्र कार्यकारी निर्देश थे जो पुजारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने के लिए जारी किए गए थे, ताकि मंदिर की संपत्तियों को पुजारियों द्वारा अधिनिकृत बिक्री से बचाया जा सके। उत्तरदाताओं ने दावा किया कि पुजारियों के पास मंदिरों की संपत्तियों पर भूस्वामी का अधिकार है, एक अधिकार जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों से नहीं लिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुभा भारद्वाज को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत बरकरार रखी है। इसके साथ 8 दिसंबर को सुधा का जमानत पर रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सुधा भारद्वाज की जमानत के खिलाफ एनआईए की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और बॉम्बे हाई कोर्ट के डिफॉल्ट जमानत देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई वजह दिखाई नहीं देती, लिहाजा याचिका खारिज की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के पास एनआईए मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था। पुणे कोर्ट को यूएपीए के तहत नजरबंदी का समय बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था, क्योंकि वो एनआईए विशेष अदालत नहीं थी, क्योंकि कोर्ट को एनआईए अधिनियम की धारा 22 के तहत एक विशेष न्यायालय अधिसूचित नहीं किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी, जो एनआईए की ओर से पेश हुए, ने 2 मुख्य बिंदुओं को उठाकर तर्क किया। यूएपीए की धारा 43D केवल धारा 167 सीआरपीसी के प्रावधान को संशोधित करती है। यूएपीए की धारा 2 के तहत कोर्ट की परिभाषा जब तक की संदर्भ की आवश्यकता न हो से शुरू होती है, जिसे उच्च न्यायालय ने ध्यान में नहीं रखा है। न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि यहाँ संदर्भ जांच है, जो ट्रायल से अलग है। हिरासत के लिए क्षेत्राधिकार अप्रासंगिक है, क्योंकि आरोपी को न्यायालय में लाया जाना है। न्यायमूर्ति ललित ने बताया कि धारा 167(2) के प्रावधान में मजिस्ट्रेट के बजाय कोर्ट शब्द का उपयोग किया गया है, जब ये हिरासत की अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ाने की बात करती है। न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा, अगर कोई विशेष अदालत है तो वह एकमात्र अदालत होगी जो इस पर सुनवाई कर सकती है। न्यायाधीश ने बताया कि यूएपीए की धारा 2D के अनुसार अदालत का अर्थ है एक आपराधिक अदालत जिसका अधिकार क्षेत्र है और जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 की धारा 11 या धारा 21 के तहत गठित एक विशेष न्यायालय शामिल है। धारा 11 केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए विशेष न्यायालय के बारे में बात करती है और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विशेष न्यायालयों के बारे में धारा 22 है। पीठ ने कहा है कि यूएपीए अधिनियम के तहत कोई विशेष न्यायालय नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर एएसजी की दलील स्वीकार कर ली जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि राज्य सरकार
NIA अधिनियम की धारा 22 के तहत विशेष अदालतें तभी बना सकती है जब वे धारा 7 के तहत जांच केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित करे। इसके बाद पीठ ने याचिका खारिज करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट। उपहार अग्निकांड मामले में आखिरकार सजा सुनाई गई। उपहार अग्निकांड मामले में मुख्य अभियुक्त सुशील और गोपाल अंसल को सबूतों से छेड़छाड़ के जुर्म में 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में अंसल बंधुओं को पटियाला हाउस अदालत ने 7-7 साल की सजा के साथ 2.25 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया है। दरअसल 8 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल बंधुओं समेत 5 लोगों को उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का दोषी करार दिया था। अंसल बंधुओं को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। बाद में उन्हें 30-30 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रिहा किया गया था। इस राशि का उपयोग देश की राजधानी में एक ट्रॉमा सेंटर बनाने पर किया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने अंसल बंधुओं के साथ कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा एवं PP बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज की गई थी, जिसमें IPC की धारा 120B, 109, 201 और 409 के तहत अपराध करने का मामला दर्ज किया गया था। 20 नवंबर 2007 को लंबी सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 12 अपराधियों को सजा सुनाई। अंसल बंधुओं को लापरवाही से मौत सहित अन्य धाराओं में सजा सुनाई गई। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट गया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अंसल बंधुओं की बेल को कैंसिल कर दिया गया। हाई कोर्ट ने 6 आरोपियों को सजा सुनाई और अंसल बंधुओं की सजा 2 साल से घटाकर 1 साल कैद कर दी गई। इस दौरान अंसल बंधुओं को जेल भेजा गया। बाद में उन्हें 30-30 करोड़ रुपए के जुर्माने पर रिहा कर दिया गया था। इस राशि का उपयोग देश की राजधानी में एक ट्रॉमा सेंटर बनाने पर किया जाएगा। उपहार अग्निकांड से संबंधित 2 अन्य आरोपियों पर स्वरूप पवार और धर्मवीर मल्होत्रा की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई थी। उपहार सिनेमा घर में युद्ध पर केंद्रित बॉर्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी। थिएटर में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। इस कारण दम घुटने से 59 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, जबकि भगदड़ मचने के कारण 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच में पता चला कि सिनेमा हॉल में अतिरिक्त सीटें लगाकर आने जाने का रास्ता सकरा कर दिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अंसल बंधुओं पर याचिकाकर्ताओं को धमकाने और कोर्ट की फाइलों से छेड़छाड़ की बात भी कही गई। फाइलों से पन्ने फाड़कर गायब किए गए। कोर्ट में ये मामला उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन यानी ABUT की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने दाखिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। CGI रमन्ना ने हमेशा कोर्ट के माहौल को अहमियत दी है। जजों की सहूलियतों पर तो उनका खास ध्यान रहा। जब धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध हालतों में मौत हुई तो CGI रमन्ना ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की 28 जुलाई को धनबाद में दिन दहाड़े एक वाहन की चपेट में आने से संदिग्ध मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक झारखंड को 1 सप्ताह में जांच की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। हम उनकी सुरक्षा के व्यापक विषय पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाल में ही अदालत परिसर के अंदर और बाहर न्यायिक अधिकारियों और वकीलों पर हमले के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। जज आनंद झरिया विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या के मामले सहित कुछ हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने हाल में ही उत्तर प्रदेश के एक अपराधी अमन सिंह के एक गिरोह के 2 सदस्यों की जमानत याचिका खारिज की थी।
न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और कोर्ट परिसरों में बम ब्लास्ट का मामला नया नहीं है। अब वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2021 लाया जा रहा है, जो अधिवक्ताओं को गिरफ्तारी से बचाने के लिए देश में अपनी तरह का पहला कानून होगा। प्रस्तावित कानून अदालतों को वकीलों के साथ हुई ज्यादतियों के लिए मुआवजा देने का अधिकार देता है। वैसे धनबाद जज मौत मामले पर संज्ञान लेने के बाद चीफ जस्टिस रमन्ना ने जजों और वकीलों की सुरक्षा पर हमेशा अपनी नजर रखी या त्वरित कार्रवाई के लिए कोशिश की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को न्यायाधीशों की सुरक्षा के संबंध में उपाय करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया कि इस मुद्दे को केवल राज्यों के जिम्मे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी नहीं देने पर राज्य को चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर हल्फनामा दायर नहीं करने वाले राज्यों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल राज्यों ने जवाब दाखिल किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जज और कोर्ट की सुरक्षा के लिए राज्यों की पुलिस बेहतर स्थिति में है, क्योंकि खतरा राज्य विशिष्ट होगा। मेहता ने कहा कि सुरक्षा राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र इस मामले पर राज्यों का पूरा सहयोग करती है। उन्होंने कहा, अच्छा होगा कि अदालतों की सुरक्षा राज्यों के पास ही रहे, क्योंकि इसमें स्थानीय पुलिस के साथ प्रतिदिन समन्वय की जरूरत होती है। समन्वय की दृष्टि से स्थानीय पुलिस की तैनाती की सलाह है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सवाल ये है कि क्या इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और राज्य किस हद तक न्यायाधीशों, अदालत परिसरों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार हैं, आप प्रत्येक राज्य के डीजीपी से बात कर सकते हैं, उनसे रिपोर्ट के लिए जानकारी ले सकते हैं। इसके जवाब में मेहता ने कहा कि वे दिशा निर्देशों को लागू किए जाने के संबंध में राज्य डीजीपी और गृह सचिवों के साथ मीटिंग के लिए केंद्रीय गृह सचिव से बात करेंगे। इस दौरान कोर्ट ने यह भी पाया कि कई राज्यों की सरकारों ने राज्य और जुडिशियल अफसर्स की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर नहीं किया है। कोर्ट ने हल्फनामा दाखिल न करने वाले राज्यों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अगर राज्यों के द्वारा हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया तो राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होना होगा। सीजे रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस देश के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका की सुनवाई कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजीआई रमन्ना की बेंच ने प्रदूषण पर सख्ती दिखाई और पक्षकारों की दलीलों को सुनकर कई सुझाव भी दिए। इस दौरान सीजीआई के किसानों के पक्ष में बात की और प्रदूषण के लिए शहरी कारकों को जिम्मेदार ठहराया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदम पर हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए वो लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर दिल्ली केवल लॉकडाउन लगाती है तो इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा जब तक एनसीआर या अन्य राज्य लॉकडाउन नहीं लगाते। केंद्र ने कहा कि दिल्ली सरकार को सलाह दी गई है कि दिल्ली में पार्किंग फी 3 गुना कर दी जाए, जिससे लोग गाड़ियों से गैर जरूरी ना निकलें। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मौजूदा पॉल्यूशन में पराली जलाने से होने वाला पॉल्यूशन मात्र 10% है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सड़क की धूल प्रदूषण में योगदान करती है, वहां पानी का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में सभी ईंट भट्टे बंद किए जाएं, सभी हॉट मिक्स प्लांट को बंद किया जाए। एनसीआर में कोयला आधारित बिजली संयंत्र के संचालन को कम करना होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली में ट्रक की एंट्री बैन होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। सीजीआई ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर आरोप लगाना गलत है। सीजीआई ने पंजाब, हरियाणा राज्यों से कहा है कि आप किसानों से बात करें कि कम से कम 1 हफ्ते तक पराली न जलाएं। सीजीआई ने कहा कि हमारा कंसर्न सिर्फ प्रदूषण को कम करना है। आपको स्कूल बंद करना है, निर्माण पर रोक लगानी है, उद्योगों को कुछ समय के लिए बंद करना है। आपको जो करना है वो करें। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने से इनकार कर दिया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए कार पूलिंग के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हुई सुनवाई में
केंद्र और दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने के साथ साथ वाहनों में कटौती करने का विकल्प सुझाया था। सीजीआई ने कहा कि ये कॉमन सेंस की बात है कि इन महीनों में पराली जलाने की घटना बढ़ जाती है। ऐसे में सभी को पता है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए जाते। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि हमारे बयान को मीडिया में गलत तरह से पेश किया जा रहा है। हमने अपने हलफनामे में कहा था कि पराली जलाने जैसे कुछ कारक प्रदूषण में अक्टूबर के बाद अधिक योगदान करते हैं, ये पूरे साल नहीं है। हमने तब कहा था कि ये उन 2 महीनों में बढ़ता है और ये लगभग 35 से 40% है, लेकिन ये अनुमान लगाया गया है कि हमने कहा है कि पंजाब चुनाव के कारण योगदान केवल 4 से 7% है। सीजीआई ने कहा कि ये आंकड़े हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सीजीआई ने एक बार फिर पटाखों की बात उठाई। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से कैसे शहर में पटाखे जलाए जा रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि पटाखों पर बैन लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ऐसे उद्योग जो ऊर्जा के लिए ऐसे ईंधन का उपयोग कर रही हैं, जिनको मंजूरी नहीं मिली है, उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए या शिफ्ट कर देना चाहिए। हरियाणा सरकार ने कहा कि डीएम को कहा गया है कि किसानों से मिले पराली न जलाने के आग्रह करें और सुझाएं। दिल्ली की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सड़कों पर वाहनों में कमी के लिए सीएनजी बसों के फेरे को बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही सड़कों की सफाई के लिए नई मशीन खरीदी जा रही है। सीजीआई ने कहा कि हमने समय के साथ देखा है कि नौकरशाही ने एक जड़ता विकसित कर ली है। वे चाहते हैं कि सब कुछ अदालत द्वारा किया जाए। पानी का छिड़काव, आग रोकना आदि सब अदालत करे। कार्यपालिका की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण है ये रवैया अपनाया है। हमारा 2 घंटे का समय बर्बाद हुआ। हमने आपको पहले ही संयुक्त बैठकों के बाद फैसला करने के लिए कहा था। सीजीआई एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ जनहित याचिका आदित्य दुबे बनाम भारत संघ और अन्य की सुनवाई कर रही है, जो राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। देश भर के ट्रिब्यूनलों में रिक्तियों को भरने पर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फिर फटकार लगाई है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सर्च कम सिलेक्शन कमेटी द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों के बजाय ट्रिब्यूनल में वेटलिस्ट से लोगों को नियुक्त करने को लेकर सरकार की खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को न्यायाधिकरणों में 2 सप्ताह के भीतर नियुक्तियां करने को कहा है। साथ ही अनुशंसित सूची में शामिल व्यक्तियों को शामिल न कर पाने पर कारण देने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कमेटी ने चिन्हित लोगों की लिस्ट तैयार कर सिफारिश कर दी थी, तो फिर वेट लिस्ट में शामिल लोगों को ट्रिब्यूनल में क्यों नियुक्त किया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि मन मुताबिक लोगों की नियुक्ति की गई। बहस के दौरान सीजीआई ने कहा कि 2 हफ्तों के बाद सभी लोगों की नियुक्ति पत्र के साथ वापस आएगी और अगर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है तो उसका कारण भी बताइए। सीजीआई ने कहा कि मैंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी की नियुक्ति देखी है। अधिक नामों की सिफारिशें की गई, लेकिन नियुक्तियों में चेरी पिकिंग की गई है। ये किस तरह का चयन है? आईटीएटी सदस्यों के साथ भी यही किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार कुछ सिफारिशों का पालन नहीं करने की हकदार है, लेकिन जस्टिस एल नागेश्वर राव ने उस पर आपत्ति जताई और पूछा कि अगर सरकार अपनी मर्जी से अंतिम निर्णय लेने जा रही है तो चयन समिति की पवित्रता क्या रह गई है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा कि जिस तरह के फैसले लिए जा रही है उससे हम बहुत नाखुश हैं। उन्होंने कहा, मैं भी एनसीएलटी चयन समिति का हिस्सा हूँ। हमने 11 न्यायिक सदस्य और 10 तकनीकी सदस्य हमने फाइनल किए, लेकिन उनमें से केवल कुछ को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, बाकी प्रतीक्षा सूची में चले गए। सीजीआई ने कहा कि हमने इंटरव्यू लेने के लिए पूरे देश की यात्रा की, हमारा समय बर्बाद क्यों किया। उन्होंने कहा, हमने कोविड महामारी के बीच यात्रा की क्योंकि सरकार ने हमसे साक्षात्कार करने का अनुरोध किया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देश भर में ट्रिब्यूनल के रिक्त पदों को लेकर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि स्थिति दयनीय है। हालांकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने पीठ को आश्वासन दिया कि केंद्र 2 सप्ताह में ट्रिब्यूनल चयन समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों की सूची से नियुक्तियां करेगा। बता दें कि विभिन्न प्रमुख न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद खाली पड़े हैं। शीर्ष अदालत ट्रिब्यूनल में व्यक्तियों और अर्ध न्यायिक निकायों को नियंत्रित करने वाले नए कानून के मुद्दे पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी। सीजेआई रमन्ना ने कहा था कि हमें लगता है कि सरकार को इस अदालत के लिए कोई सम्मान नहीं है। सीजेआई ने चेतावनी देते हुए कहा था कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलना चाहिए। महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। इस फैसले के बाद कई महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन दिया गया है, लेकिन कुछ महिलाओं को मेडिकल या किसी अन्य वजह से स्थायी कमीशन नहीं दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेना को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, फिर भी एक मौका आपको दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को अब एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में भी बैठने की अनुमति दे दी है। ये आदेश इसी साल 5 सितंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षा से लागू होगा। मामले की सुनवाई के दौरान सेना ने कहा कि एनडीए परीक्षा में महिलाओं को शामिल न करना पॉलिसी डिसीजन है। इस पर शीर्ष अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि यदि ये पॉलिसी डिसीजन है तो ये भेदभाव से पूर्ण है। हालांकि 5 सितंबर को परीक्षा में बैठने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।